नमस्कार बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पूर्व पुस्तक वितान भाग 2 के अंतर्गत लेखक ओम थानवी जी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव पाठ का सार पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सबने ध्यान से पढ़ना है। तो देखें, अतीत में दबे पांव। इतिहास हमें दिशा दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है। तो ऐतिहासिक नगर यानी इतिहास से संबंधित जो नगर हैं वे हमें सभ्यता के विकास की ओर ले जा सकते हैं, यानी कि वे सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं, सभ्यता का विकास कर सकते हैं। इसी संदर्भ में, इसी प्रकरण में यह रचना, कौन सी रचना? अतीत में दबे पांव ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। यानी कि इस रचना में दो साहित्यिक विधाएं मिली हुई हैं, एक तो यात्रा वृत्तांत और दूसरा रिपोर्ट। जो अब तक के ज्ञान में केवल भारतीय भूमि ही नहीं बल्कि संसार में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, यानी जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन सभी घटनाओं में सबसे पुरानी घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से, उतने ही योजनाबद्ध तरीके से पुनर्जीवित किया है, यानी कि दोबारा से जिलाया है, या ये कह सकते हैं ताजा किया है। जितने सुनियोजित ढंग से, जितने योजनाबद्ध तरीके से दो महानगरों यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानागारों यानी कि बड़े बड़े स्नान घरों, मृद भांडों, मिट्टी से बने हुए बर्तनों, कुओं, तालाबों, मकानों तथा मार्गों से प्राप्त इन सब से, किस किस चीज से? टीलों से, स्नानागारों से यानी बड़े बड़े स्नान घरों से, मृद भांडों से, मिट्टी से बने हुए बर्तनों से, कुओं से, तालाबों से, मार्गों से, मकानों से, इनसे प्राप्त जो भी अवशेष थे, जो भी पुरातत्व थे, उन पुरातत्वों में मानव संस्कृति की, मानव सभ्यता की उस समझदार भावात्मक घटना को, मानव सभ्यता की या मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक, भाव से जुड़ी हुई घटना को बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से खोज कर हमें दिखलाया है, यानी खोज कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की बजाय, यानी उसका एक सीधे तरीके से वर्णन करने की बजाय इतिहास बोध से तर होते हैं, यानी इतिहास के ज्ञान से सिक्त होते हैं, भरपूर होते हैं। तर होने का मतलब भरपूर हो जाना, इतिहास के ज्ञान से हम भरपूर हो जाते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय में प्राण धारा से तर थी, जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता एक समय में जीवित थी, ठीक है, प्राण धारा से तर थी का मतलब है जीवित थी। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर का क्या नाम है बेटे? मोहनजोदड़ो की नगर योजना हमें अपनी तरफ क्या करती है? अभिभूत करती है, यानी मंत्र मुग्ध करती है, या ये कह सकते हैं आकर्षित करती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस, यानी जो सेक्टरों के अंदर कॉलोनियां, सेक्टर बना करके कॉलोनियां काट दी जाती हैं, उन सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीरस यानी शुष्क नियोजन की अपेक्षा, शुष्क योजना की अपेक्षा कह सकते हैं, ढंग की अपेक्षा कह सकते हैं, ज्यादा रचनात्मक थी, यानी बनावटी थी, क्योंकि उसकी बसावट, किसकी? उस सिंधु घाटी सभ्यता की
जो बसावट थी, यानी बसाने का जो तरीका था, वह तरीका शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। यानी कि वो सिंधु घाटी सभ्यता बसाने का जो तरीका था, एक ढंग था, उसमें क्या था, शहर को खुद विकसित होने के लिए भी जगह छोड़ दी जाती थी। शहर के लिए खुद विकसित, यानी शहर खुद भी विकसित हो सके, फैल सके, उसके लिए जगह छोड़ दी जाती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े, पुरातत्व के निष्प्राण यानी बेजान निर्जीव से पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों तथा उन लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान लगाया जा सकता है। उन आबाद घरों से, लोगों से और उन लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक इन गतिविधियों का पुख्ता यानी ठोस, मजबूत अंदाजा लगाया जा सकता है। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। लेखक ओम थानवी जी बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह ताकत के बल पर चलने की बजाय आपसी सहयोग और आपसी समझदारी के बल पर अनुशासित थी, यानी चल रही थी। वह सभ्यता भव्य थी, सुंदरता से युक्त थी, लेकिन उसमें आडंबर नहीं था, यानी दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मुख्य आकर्षण हैं जो इस प्रकार से हैं: नगर योजना और बौद्ध स्तूप, महाजलकुंड और सामुदायिक केंद्र, व्यापार, कृषि, पशुपालन और सभी वर्ग के लोगों के लिए घरों की व्यवस्था, जल प्रबंधन एवं पर्यटन स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र थे वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, तथा पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा थे। उसके बाद उनका जो व्यापार था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार यानी व्यवसाय, कारोबार जो था, वो व्यापार के साथ साथ खेतीबाड़ी, पशुपालन, रंगाई धातु की वस्तुएं बनाना इत्यादि था। उनका कारोबार क्या था? व्यापार के साथ साथ खेतीबाड़ी करना, पशुपालना तथा रंगाई धातु की वस्तुएं बनाना आदि था। इसके साथ साथ नगर योजना और जो बौद्ध स्तूप थे वो टीलों पर स्थित, नगर योजना और बौद्ध स्तूप टीलों पर स्थित कच्ची पक्की ईंटों से बने आड़ी और सीधी सड़कें, ग्रिड प्लान पर बना शहर। ग्रिड प्लान मीन एक जालीदार योजना के रूप में बना जो शहर था, वो वास्तुकला क्या होती है? मकान और घर बनाने की जो कला होती है, वास्तुकला कहलाती है। वास्तुकला का अद्भुत नमूना था, यानी कि अद्वितीय, विचित्र या अनूठा प्रारूप था, नमूना था। उच्च व निम्न वर्ग के और निम्न वर्ग के लोगों के घरों का भी वर्णन मिलता है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में। जो उच्च वर्ग के लोगों के घर थे उनके अवशेष मिलते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोगों के घर थे उनके अवशेष भी वहां पर प्राप्त नहीं होते। और उसके बाद क्या बताइए, महाजलकुंड और सामुदायिक जो केंद्र थे, महाजलकुंड और सामुदायिक केंद्र 20 खंभों पर स्थित 40 फीट लंबा, 20 खंभों पर स्थित 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा कुंड, जहां पर सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, सामूहिक रूप से कह सकते हैं, अनुष्ठान रूप में स्नान होते थे, यानी जहां पर लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे।
जल प्रबंधन और निकासी की व्यवस्था क्या थी? जल प्रबंधन और निकासी कुओं के साथ साथ ढकी हुई नालियों इत्यादि का प्रबंध योजनाबद्ध रूप में हुआ था। कहा कि जल की निकासी के लिए और जल प्रबंधन के लिए कुओं के साथ साथ ढकी हुई नालियां आदि का प्रबंध जो था वो एक योजनाबद्ध तरीके से, एक उचित ढंग से किया गया था। काला पड़ा गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मोहर, पत्थर के औजार, तांबे की सुइयां, रंगाई बुनाई के नमूने, रंगाई बुनाई के जो नमूने थे, ये ढांचा कह सकते हैं, सभी अजायब घर में क्या हैं? स्थित हैं, सुरक्षित हैं। उन सभी को अजायब घर के अंदर यानी संग्रहालय के अंदर रखा गया है, जो कि वहां बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद इस सिंधु घाटी सभ्यता की एक और विशेषता बताई, और वह विशेषता क्या थी? कि सौंदर्य से परिपूर्ण थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका ये सौंदर्य न तो किसी राजा के द्वारा बढ़ाया गया था, न तो राजपोषित था, और न ही धर्म पोषित था। न तो किसी राजा के द्वारा बढ़ाया गया था ये सौंदर्य, और न ही किसी धर्म संप्रदाय के द्वारा बढ़ाया गया था, बल्कि समाज के लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता के सौंदर्य को बढ़ाया गया था। पोषित होता बढ़ाना। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का, भूतकाल की ऐसी कहानियों के जो यादगार रूप में जो चिन्ह है, जो पहचान है, उन पहचानों का आधुनिक, उन पहचानों की या उन स्मारक चिन्हों की आधुनिक व्यवस्था, आजकल की जो व्यवस्था है वो विकास के अभियानों की भेंट चढ़ते, विकास के अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को बहुत बड़ा कष्ट देता है, या कचोटता है, या चुभता है। कहा कि किस तरह से वो क्या चीज, अतीत की जो कहानियां हैं, उन कहानियों के जो स्मारक चिन्ह हैं, उन कहानियों की जो यादगार के रूप में जो पहचान है, जो चिन्ह है, उनको आधुनिक व्यवस्था के चलते विकास अभियान जो चलाए गए हैं, उन विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना, उन विकास अभियानों की भेंट चढ़ जाना, ये चीज भी लेखक ओम थानवी जी को बहुत कष्ट पहुंचाती है, बहुत पीड़ा पहुंचाती है, कचोटती है, यानी चुभती है। यह था सार अतीत में दबे पांव पाठ का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित, इन दोनों नगरों से संबंधित आपने भारत की खोज में पढ़ा होगा पहले 8th क्लास में, और इतिहास में अभी भी कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पाठ बहुत बड़ा है बेटे, यहाँ पर केवल आपको सार ही समझाया गया है। पाठ इसका व्यापक है, बहुत बड़ा है, उसको भी आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, और साथ में इस सार को भी अच्छे से पढ़ करके समझना है। धन्यवाद।